खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विरंची शाह, प्रेसिडेंट हैं आईडीएमए के। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं आईएमए के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लेले आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर शाह, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। सर, सबसे ज़्यादा जो सरकार की चिंता है वो ये है कि ख़ास तौर से ओवर द काउंटर जो इस तरह से एंटीबायोटिक्स को बांट दिया जाता है, एक तो वो परेशानी का सबब है, नंबर वन। दूसरा, केमिस्ट भी जो हैं वो अपनी तरफ से बिना ये देखे हुए कि डॉक्टर की पर्ची है या नहीं, वो अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब ही आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से ही प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। आप सिर्फ काउंटर पर आइए, दो चार आप लक्षण बताइए सर्दी जुकाम का, और फार्मासिस्ट जो है, केमिस्ट जो है, वो आपको दवाई दे देता है। ये दोनों चिंताएं बड़ी रही हैं सरकार की एंटीबायोटिक्स को लेकर। सर, अब ये जो गाइडलाइंस आप कहें इनको, इसके बाद कुछ इसमें बदलाव आ पाएगा सर? नमस्कार। पहले तो इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। धन्यवाद। अ, हाल जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स और रूल है, उसके मुताबिक जितने एंटीबायोटिक्स है, ऑलमोस्ट सारे एंटीबायोटिक्स आइदर शेड्यूल एच और H1 में फॉल होते हैं। यानी कि इन मेडिसिन्स को अगर आप इनके जो पैक्स होते हैं उसके ऊपर भी एक वार्निंग आपको आप पढ़ते होंगे, एक रेड बॉक्स पे वार्निंग होती है कि ये दवाई जो होती है, ये मेडिसिन वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती है और ये ऑलरेडी एक मैंडेटरी प्रोविजन है। जहां तक आपने बात की कि ओवर द काउंटर यूज होता है या वो डिस्पेंस होती है, तो मेरे पास कोई ऑथेंटिक उसके कोई फिगर्स नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपने आप वहां चले जाते हैं, भाई ये है, मुझे जरा मैंने लास्ट टाइम ये मेडिसिन ली थी तो मुझे दे दीजिए। जो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें एक ये तो है कि विदाउट अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल सुपरविजन एंटीबायोटिक ली जाए, क्योंकि काफी अलग तरह की एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल्स होती है और अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के ऊपर अलग अलग मेडिसिन की एफिकेसी होती है। तो ये तो एक डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, लेकिन और एक दूसरा चिंता का जो विषय है, हमने सामान्यतः देखा है कि जैसे एक प्रिस्क्रिप्शन है आपका 7 टैबलेट का, 10 टैबलेट का या 20 टैबलेट का, तो ये काफी टाइम हमने देखा है कि 5 टैबलेट 7 टैबलेट पेशेंट ने लिया, 5 टैबलेट लिया और उसको अच्छा हो गया, तो फिर वो छोड़ देते हैं वहां पर। हम्म। इसको हम सब थेराप्यूटिक डोज कह सकते हैं। और एक्चुअली सबसे डेंजरस ये पार्ट है कि आपने एक सब थेराप्यूटिक डोज लिया है, आपने दो आपको पूरा जो डोजेज प्रिस्क्राइब किया गया है वो नहीं लिया है, तो आप बॉडी में ऐसे ऐसे माइक्रोब्स छोड़ देंगे जो ये एंटीबायोटिक्स से एक्सपोज्ड है लेकिन मर नहीं गए हैं, और यही माइक्रोब्स फिर रेजिस्टेंट माइक्रोब्स में कन्वर्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि आपको जो डोजेज दिया गया है, चाहे 4 टैबलेट का, 10 टैबलेट का, 20 टैबलेट का, डिपेंड्स अपॉन द एंटीबायोटिक दैट इज यूज। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो प्लीज उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। आप अच्छे भी हो गए हैं फिर भी आपको एक पूरा डोज जो आपको दिया गया है, पूरी थेरेपी कंप्लीट होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस बात को मान रहा हूँ। लेकिन जो सरकार का ये जो अभी गाइडलाइंस आई हैं, ये आई हैं कि आप एक तो बिना कारण बताए, डॉक्टर ले डॉक्टर्स को भी कहा गया है कि आप एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उसके पीछे का कारण आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे ना थोड़ा समझ में नहीं आया। डॉक्टर्स की अगर कोई पर्ची है और डॉक्टर ने उसमें अगर किसी दवा को प्रिस्क्राइब किया है, तो कारण क्या स्पष्ट नहीं होता है? ये अलग से अलग मेंशन करना पड़ेगा क्या अब? आज जो लेटर जो गवर्नमेंट की तरफ से निकला है, उसमें इन्होंने ऐसा ही, पहले तो उन्होंने ऐसा बोला था कि ये मेडिकल कॉलेजेस के टीचर्स को लागू होगा, लेकिन बाद में उन्होंने सब कोई डॉक्टरों को भी ये एक आदेश वजह दिया है कि आप जब भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो उसका कारण बताना जरूरी है। एक तो पहले मैं एक बात से सहमत रहूंगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एएमआर जो एक चर्चा का विषय है, बहुत ही खतरा है और उसको हमेशा सावधानी होनी चाहिए। और हम सभी डॉक्टर्स हम हमेशा बोलते आए हैं कि जुडिशियस यूज और अनवांटेड यूज
ये जो आज एंटीबायोटिक का होता है, जैसे सर ने बताया कि कम 3-4 दिन में ठीक होता है, तो दवा छोड़ देता है। लेकिन वो पेशेंट जो ठीक होता है, वो उसकी जो क्लैरिटी नहीं है कि वो पूरा ठीक हो गया है, 100% हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर कुछ जंतु बच जाएँगे, तो वो रेजिस्टेंस करेंगे। तो इसके बारे में आज उन्होंने जो डायग्नोसिस लिखना जारी किया है, ये हमारा चर्चा का विषय है। हम डेफिनेटली इसके बारे में विचार कर रहे हैं, डॉक्टरों को डिस्कशन हो रहा है कि एक डिस्कशन में हम लोग यही बता देंगे कि एट दिस मोमेंट कि हम लोग बराबर है, डेफिनेटली आज एंटीबायोटिक लिखेंगे तो वो जुडिशियस यूज होगा और वो अनजस्टिफाइबल नहीं होगा, और कम से कम उसकी मात्रा जो है, ये 4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, वो जी स्पेसिफाई करेंगे। तो वो हिसाब से वो क्लैरिटी हो जाएगी, और किस कारण से हमने लिखा है वो हम वहां लिखेंगे जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी प्रिस्क्रिप्शन जाता है, तो प्रिस्क्रिप्शन में नाम के साथ में ये एक कारण डायग्नोसिस बताना, ये एक जरूरी उन्होंने तैयार कर दिया है। जी इसके बारे में हम सोचेंगे और क्या करना जरूरी है। absolutely. डेफिनेटली एक वेलकम मूव है टुवर्ड्स टू स्टॉप एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ऐसा और मैं हम समझता हूँ। बिल्कुल सर ये लेकिन लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डायग्नोसिस देख के अगले टाइम पे वही डायग्नोसिस के ऊपर वही दवाई ले लेंगे बिना डॉक्टर को पूछे। तो इसमें एक मैं मात्रा रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने जो लेटर लिखा जी है केमिस्ट को, कि एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर वो प्रिस्क्रिप्शन कैश इन कैश हो जाता है, मतलब वो अगर दवा मिल जाती है, तो उसके ऊपर डिस्पेंस ऐसा एक टाइम केमिस्ट ने माना चाहिए, जिससे कारण वापस वही प्रिस्क्रिप्शन वही यूज नहीं होगा और एब्सोल्युटली वेरी मिसयूज गुड यस सर करने यस के सर ये वही। वेरी गुड सजेशन सर कि एक बार अगर आपने उस पर्ची पे दवाई ले ली है तो उसका कहीं ना कहीं एक मार्क होना चाहिए कि एक बार दवाई जा चुकी है, और दोबारा अगर कोई आ रहा है उसी दवाई को लेने के लिए, खासतौर से एंटीबायोटिक्स को, तो फिर वो एक बार फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार पुरानी पर्ची पे लोग जो है वो महीनों तक दवाएं लेते रहते हैं। हमने आज अपने दर्शकों से पोल पूछा था और बड़ी ईमानदारी से हमने कहा था कि आप जवाब दें इसका, और दिल से बताएं कि क्या आप भी बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। देखिए 60% लोग कह रहे हैं कि हाँ, और बड़ा ईमानदार ये उनका राय आई है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही एंटीबायोटिक्स दवाई ले लेते हैं, जबकि 40% लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं। बड़े जिम्मेदार लोग हैं ये 40। लेकिन जो लोग ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं उनको स्पेशल हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि मान तो रहे हैं कम से कम, क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं तो फिर जानेंगे कैसे। और साथ ही साथ हमने कमेंट्स भी बताए थे कि जो हमारे बेस्ट कमेंट्स होंगे हम उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवाज़ बन रहे हैं उन कमेंट्स को शामिल करेंगे। तो हमारे पास 2-3 कमेंट्स आए हैं, ज़रा फटाफट से देख लेते हैं कि लोग किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले द एडवेंचर हिमालय नाम का ये एक हैंडल है जो बता रहे हैं, यस कॉस्ट डॉक्टर की फीस से डर लगता है। देखिए ये जेन्युइन रिएक्शन है। ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि हम ओवर द काउंटर इसलिए ले लेते हैं दवा क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, और केमिस्ट के पास जाएंगे वो सीधा 10-20 रुपए की हमको एंटीबायोटिक दे देगा, उससे काम चल जाएगा। तो डॉक्टर की फीस से डर लगता है, ये है पहला कमेंट। इसके बाद इसी तरह का कमेंट जो है वो भारतम नाम का एक हैंडल है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि दवाई आती है 50 की और डॉक्टर्स लेते हैं 350, इससे अच्छा है गूगल कर लो या ओवर द काउंटर जाके। वो जो कहना चाह रहे हैं वो शायद यही कह रहे हैं कि डॉक्टर की फीस जो है उनको ज़्यादा लगती है। और इसी तरह एक और हमारे पास रिएक्शन आया है, संभवतः ये कोई डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर विश्वनागर। ये कह रहे हैं कि लगभग पूरा हिंदुस्तान बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहा है। मैं फटाफट से रिएक्शन चाहूंगा। डॉक्टर शाह, अगर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को शक ये है कि गाइडलाइंस का पालन हो ना हो, होना कुछ नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन से खाना पूर्ति है, क्या ऐसा होगा सर? या जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ सबको मिलकर अपनी अपनी भूमिका निभाने की बात है, उसका अब हर कोई पालन करेगा सर? देखिए, गाइडलाइंस डेफिनेटली हेल्प करेगी। आज हम इस मंच पे बात इसीलिए कर रहे हैं कि गाइडलाइन आई है बाद, और ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, सब लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए चिंतित हैं। हम सबको मालूम है कि काफी दशक से कोई नई एंटीबायोटिक रिसर्च होकर मार्केट में नहीं आई है। हमारे पास आज भी बेसिक एंटीबायोटिक्स है, और
अगर इन एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस ह्यूमंस में डेवलप हो गया तो एक कैटेस्ट्रॉफी हो सकती है। आप हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्या इसमें हो सकता है, बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो हमें सबको सोचना पड़ेगा, हर स्टेक होल्डर को सोचना पड़ेगा और पेशेंट्स को सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा कि आप ओवर द काउंटर यूज ना करें। एब्सोल्युटली। हमारे ट्रेड मेंबर्स भी हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये भी एक इसका एक हिस्सा है, डॉक्टर्स भी हिस्सा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हिस्सा है, और हम सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा इसमें। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हर किसी को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। ये किसी एक स्टेक होल्डर के ऊपर डाल दिया कि साहब डॉक्टर ही ना लिखे, फार्मासिस्ट ही ना बेचे। हमको एज अ पेशेंट हमको भी ये सुनिश्चित करना है जागरूकता के साथ साथ कि हमारा बिहेवियर ठीक हो। ये नहीं कि बस मेरे को दवा मिल जाए, बाकी दुनिया की मैं ना सोचूं। फटाफट से डॉक्टर जयेश ले ले। जो रिएक्शंस आए हैं लोगों के वो यही आ रहे हैं कि साहब डॉक्टर की फीस से डर लगता है, इसलिए हम शॉर्टकट अपनाते हैं। बड़ी ईमानदार लोगों ने अपनी राय दी है सर, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर की फीस, आज जो डॉक्टर आज कम से कम 15-20 साल अगर वो पढ़ता है, देखता है, ट्रीट करता है, तो वो जुडिशियसली बोलता है कि आप ये दवाई लो, ये मत दवाई लो। इसमें गूगल और रिसर्च का मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक तो जैसे बताया कि वो शेड्यूल दवाई है। जो शेड्यूल दवाई है वो डेफिनेटली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर होना चाहिए, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर समझेगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये हर सर्दी खांसी जो आप जब भी बोलते हैं, या हर फीवर है, वो वायरल है, बैक्टीरियल है, गले के लिए है, चेस्ट के लिए है, ये समझने। बुखार बुखार ही है, पहले दिन बुखार ही आता है, लेकिन वो बुखार किस चीज का है, ये डायग्नोसिस के बगैर आप अगर कोई भी एंटीबायोटिक लेना चाहते हैं, और अगर वो वायरल है तो उसका कोई जरूरी नहीं है वो बैक्टीरियल है क्या नहीं है, और कौन सा बैक्टीरियल है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो चेस्ट तपास करेगा, गला तपास करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा। अगर ये सब करता है तो जज जैसे जैसे वो डॉक्टर का फीस है, वो अगर फीस लेता है तो हमें उसकी फीस भी देनी चाहिए। तो उसमें डॉक्टर की फीस रहे अगर हैं कि जाती हो सिर्फ तो डॉक्टर कोई की अच्छे फीस डॉक्टर से की बचने के डेफिनेट। लिए आप ज्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। डॉक्टर की फीस जो कि स्वाभाविक रूप से जेन्युइन फीस है, डॉक्टर आपके लिए बैठे हैं, आपकी सेवा के लिए भी बैठे हैं, लेकिन उनका भी रोजगार है, वो भी अपनी फीस लेंगे ही। हम ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर फीस ही ना ले, लेकिन अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि डॉक्टर की फीस महंगी है साहब, दवाई सस्ती मिल रही है तो फटाफट से जाके ले लो, आप ज़्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इसलिए हमारी यही सलाह होगी कि प्लीज़ डॉक्टर की हिदायत, डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप एंटीबायोटिक्स लें। डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते वक्त ये तय करें कि क्यों ये दी जा रही है। और वीरेंची शाह साहब ने तो बता ही दिया है कि हर किसी को अपनी एक रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर लेले, थैंक यू सर। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।